Hello. In the chapter application of derivative, we have already learned the rate of change in the previous class. Hello. And today we are going to find out today we are going to explore about the increasing and decreasing function. Increasing and decreasing function. चलिए देखते हैं कि व्हाट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सपोज एफ एक्स एक फंक्शन है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन इन इट्स डोमेन। ठीक है, डोमेन कुछ भी हो सकती है। जनरली जहां पर डोमेन डिफाइन नहीं होती वहां पर हम उसको रियल नंबर का सेट ले लेते हैं। ठीक है, और अब चलिए देखते हैं कि ये फंक्शन कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, कब इंक्रीजिंग होगा और कब डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, वो क्या कंडीशंस हैं जिनमें कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनता है या कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनता है। तो फर्स्ट कंडीशन हम डिस्कस करते हैं कि कब कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, सपोज हमने दो वैल्यूज लिया है x1 एंड x2। ये दोनों वैल्यूज कहां बिलोंग कर रही हैं? AB पर। AB क्या है? जो इसका डोमेन R है, इस डोमेन R में मैंने एक इंटरवल AB ले लिया। ठीक है, और उस इंटरवल से हमने दो वैल्यू सेलेक्ट किया x1 और x2, और ये वैल्यू, इन दोनों का वैल्यूज का आपस में रिलेशन क्या है कि x1 इज लेस देन टू x2। अगर इन दोनों वैल्यूज की वैल्यूज का जो फंक्शन मिलेगा, वो फंक्शन भी अगर इस रिलेशन को फॉलो करे, क्या फॉलो करे? इफ x1 इज लेस देन x2 देन फंक्शन fx1 इज आल्सो लेस देन fx2। तो ऐसी कंडीशन में ये जो फंक्शन होगा, फंक्शन fx जो होगा, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसको ग्राफ से समझते हैं अच्छे से। दिस इज x and this is y, this is the function. Okay, we have taken two values here, this is x1 and this is x2. Obviously x2 is greater than x1. In this graph we can see at point x1 the value of the function is this is fx1, and at point x2 the value of the function is this is fx2. Okay, you can see it is clear, visible that x1 is less than x2 and the value of the function at x1 is fx1. This is less than value of the function at x2 means fx2. Okay, अगर x1 छोटा है x2 से, तो x1 पर फंक्शन की जो वैल्यू वो है वो छोटी है किससे? x2 से। ठीक है, इसका मतलब है कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है। इस कंडीशन में जो फंक्शन होता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे जैसे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, जैसे जैसे आप देखिए, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एज x increases fx also increases। इस तरह की कंडीशन जहां भी फॉलो होगी कि जहां x की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, तो सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, क्लियर? इसी में एक सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस क्या होगा? अगेन देखना, x1 and x2 are two values which belongs to interval AB, है ना, and x1 is less than to x2। ठीक है, but in this case, अच्छे से देखना, in this case fx1 is less than or equals to fx2। Let us see what is the difference between both the condition। इसमें क्या था, x1 और x2 हमने दो वैल्यू लिया था इंटरवल में,
इस इंटरवल में ये इंटरवल कहां से आया, ये इनके डोमेन का एक इंटरवल, ठीक है। Here x1 is less than x2 अगर है तो यहां हमें मिलता है f(x1) should be less than f(x2), strictly less than, but in this case if x1 is less than to x2 then f(x1) may be less than or equals to f(x2). This is the basic difference between both the cases. Here the function is f(x1) is strictly less than f(x2), but here f(x1) is less than or equals to f(x2), ठीक है। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा बनेगा, लेट अस सी द ग्राफ। इसके ग्राफ में दिस इज x, दिस इज y, ओके। आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कहीं पर हो सकता है फंक्शन आपका फ्लैट हो जाए और फिर अगेन इंक्रीज करने लगे, ओके। सपोज ऐसा, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज द वैल्यू ऑफ f(x1), दिस इज द वैल्यू ऑफ f(x2), दिस इज द ग्राफ ऑफ f(x). ये बात बिल्कुल क्लियर है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ x1, x1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, f(x1), दिस इज f(x1). फंक्शन तो इंक्रीज हो रहा है बट फॉर सम इंटरवल फंक्शन फ्लैट हो गया, फ्लैट हो गया, ठीक है। इसका कर्व फ्लैट हो गया और अगेन इंक्रीज करने लगा, ठीक है। मतलब यहां इस केस और इस केस में फर्क क्या है कि यहां फंक्शन बिल्कुल स्ट्रिक्टली विदाउट कहीं पर भी ना फ्लैट हुए, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा था। जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी वैसे वैसे फंक्शन भी स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा था। यहां ऐसा नहीं है, यहां भी x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है बिकॉज x1 इज लेस देन टू x2। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो x एक्सिस पर वैसे वैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और हमारा फंक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए पॉइंट ऑफ टाइम हमने फाइंड आउट किया कि x की कुछ वैल्यूज के लिए देखा कि फंक्शन फ्लैट हो रहा है। फ्लैट हो रहा है लगभग सेम वैल्यू दे रहा है, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए फंक्शन लगभग सेम वैल्यू दे रहा है। इस केस में यहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं और फिर बाद में इंक्रीज होने लगा। तो जो इस तरह के फंक्शन होते हैं उनको बोला जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोला जाता है, दिस इज द केस ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके। लेट अस सी द नेक्स्ट केस। Again x1 and x2 are two values which belongs to interval AB, okay, and if x1 is less than x2 but the values of this function f(x1) is greater than f(x2) then such type of function is called strictly decreasing function, strictly decreasing function। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस फंक्शन के डोमेन में एक इंटरवल ए बी लिया, उस इंटरवल से दो वैल्यू सेलेक्ट किया। कौन सी वैल्यूज लिया, x1 और x2। x1 इज लेस देन टू x2, ये वैल्यू लेस देन है, ये वैल्यू ग्रेटर देन इससे, ठीक है। ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है। तो आप जब इन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो अगर आप ऐसा फाइंड आउट करते हो कि छोटी वाली वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू ज्यादा मिले और बड़ी वाली वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू कम मिले, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। क्या यही तो शो हो रहा है कि x1 is less than x2 but here f(x1) is greater than f(x2)। मतलब छोटी वाली वैल्यूज का जो फंक्शन है वो ज्यादा वैल्यू दे रहा है और बड़ी वाली वैल्यू का जो फंक्शन है कम दे रहा है। मतलब सीधी सी बात है कि एज x increases the value of the function is decreases। When such case occurs, such type of functions are called decreasing function, strictly decreasing function, ठीक है। Let us see what is the, this is x, this is y, okay। Suppose आपका फंक्शन कुछ इस तरह, कैसे, दिस इज x1 एंड दिस इज x2। यहां कहीं a होगा और यहां कहीं सपोज करिए b होगा। a और b के बीच के हमने दो वैल्यू लिया और आपको पता है कि x1 इज लेस देन टू x2। लेकिन x1 पर जो फंक्शन की वैल्यू f(x1) मिलती है, दिस इज बिगर
देन x2 पर जो फंक्शन की वैल्यू मिलती है fx2. This is the value of the function at x1 which is smaller than x2 and this is the value of the function at x2 which is greater. मतलब सीधी सी बात है कि x की छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन की बड़ी वैल्यू और x की बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन की छोटी वैल्यू. सिंपल कंक्लूजन निकल रहा है. क्या निकल रहा है कि when x increases the value of function fx decreases. ठीक है. जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अगर आपके फंक्शन की वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज हो तो ऐसा केस हमेशा याद रखिए क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. सिंपल चीज जो याद रखने की है कि when x increases the value of the function decreases. x इंक्रीज करे तो उसका फंक्शन डिक्रीज करे. such type of function are called strictly decreasing function. okay, let us इसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म. अब अगर मान लो सेम वही चीज हो, आपके पास x1 और x2 दो वैल्यूज हो जो इंटरवल a b में बिलोंग करती हो. अगेन x1 इज लेस देन टू x2. ठीक है. अब इनकी जो इमेजेस मिलेंगे, मतलब इन पॉइंट्स पर जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, fx1 मिलेगी और क्या मिलेगी, fx2 मिलेगी. इस केस में अगर fx1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू fx2, क्या फर्क है दोनों में. यहां पर x1 और x2 के लिए जो फंक्शन मिलता था fx1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन fx2. यहां पर fx1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन fx2 नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू. तो ऐसे केस में ये फंक्शन जो कहलाता है, इस कंडीशन में जो फंक्शन होगा fx, उस कंडीशन में होगा डिक्रीजिंग फंक्शन. डिक्रीजिंग फंक्शन. ओके. सिंपल इसको ग्राफ से, बहुत इजीली ग्राफ से समझ लीजिए. x और y. ओके. आपने इंटरवल a b पर कोई भी दो वैल्यूज x1 एक लिया, एक x2 लिया. ठीक है. आपका जो ग्राफ है क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, फिर थोड़ा फ्लैट हो गया और ऐसा और अगेन डिक्रीज हो. मतलब जो ग्राफ है आपका जैसे जैसे, अच्छे देखिए, जैसे जैसे x की वैल्यू आपकी बढ़ रही है वैसे वैसे ग्राफ आपका गिर रहा है. ग्राफ में डिक्लाइन है, नीचे गिर रहा है, लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं गिर रहा. अच्छे देखिए, ये ग्राफ डाउन हुआ, डिक्लाइन हुआ और फिर थोड़ा सा ग्राफ फ्लैट हो गया और फिर अगेन गिरने लगा. मतलब यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग तो है पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग नहीं है. जैसे यहाँ यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग था, लगा था डिक्रीज 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 एंड डिक्रीजिंग. यहाँ ऐसा नहीं है, डिक्रीजिंग देन थोड़ा फ्लैट देन डिक्रीजिंग. ठीक है. तो ऐसे केसेस में, ऐसे जो केसेस होते हैं, यहाँ पर देखिए आप, दिस इज द वैल्यू ऑफ fx1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ fx2. ओके. ऐसे जब केसेस होते हैं तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है. ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो ग्राफ होता है वो डिक्रीज तो होता है, लेकिन इसकी तरह स्ट्रिक्टली डिक्रीज नहीं. इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. दिस इज द केस ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एंड दिस इज द केस ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन. क्लियर? इज देयर एनी कंफ्यूजन? नो. एक कंडीशन और हो सकती है. वो कंडीशन कौन सी है? ठीक है. इस तरह के फंक्शन को क्या बोलेंगे? दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग और एंड नॉर डिक्रीजिंग. इस तरह के जो फंक्शन होते हैं, अच्छे से देखिए, आपको पता है किसका फंक्शन है. दिस इज y इक्वल्स टू sin x. This is the function of sin x. Increasing, then decreasing, then increasing, then decreasing. इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं क्या? Neither increasing nor decreasing. लेकिन जब इस पूरे फंक्शन को मैं देखूंगा तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज neither increasing nor decreasing. बट अगर इस फंक्शन की, अच्छे से देखिए, बट अगर इस फंक्शन की स्टडी में इंटरवल वाइज करूंगा
तो इसको मैं इंटरवल वाइज स्टडी करने पर कह सकता हूं कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। अच्छे से देखिए, यहां से देखिए क्या है, दिस इज पाई बाय 2 एंड दिस इज, ये क्या होगा यहां पर वैल्यू क्या होगी 3 पाई बाय 2, दिस इज 5 पाई बाय 2, है ना। अच्छे से देखिए, यहां पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। पूरा फंक्शन तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि फंक्शन कहीं डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, कहीं इंक्रीज हो रहा है ना। लेकिन जब मैं इसकी स्टडी इंटरवल में करूंगा, और सपोज मैंने एक इंटरवल लिया यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक जब मैं इंटरवल लूंगा तो आप देखेंगे फंक्शन यहां से यहां तक अच्छे से देखिए डिक्रीज हो रहा, ठीक है, आगे यहां से यहां तक इंक्रीज हो रहा। तो जब मैं इनकी इंटरवल में लूंगा, जैसे सपोज पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2, तो यहां पर क्या होगा इस इंटरवल पे, इस इंटरवल पे होगा फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और अगर मैं 3 पाई बाय 2 टू 5 पाई बाय 2 की बात करूं, तो अगेन फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा। तो यहां इस केस के लिए, इस इंटरवल के लिए क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, मोनोटोनिक का मतलब होता है एक समान बिहेवियर। यहां से यहां तक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब यहां से यहां तक फंक्शन डिक्रीज हो रहा, वो भी एक समान मोनोटोनिक सेम बिहेवियर वाला मोनोटोनिक, ठीक है। मोनोटोनिक में तो एक तरफ बिहेव कर रहा, और वो एक जैसा बिहेव कैसा कहलाएगा, क्योंकि फंक्शन डिक्रीज हो रहा। अगेन 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2, तो अगेन फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल एक समान व्यवहार कर रहा है, एक समान बिहेव कर रहा है, मोनोटोनस बिहेव कर रहा है, ठीक है। इसलिए इसको बोलेंगे यहां से यहां तक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। लेकिन जब हम एंटायरली पूरे फंक्शन की बात करेंगे, दिस इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। बट जब हम इसको इंटरवल में पार्ट डिवाइड करके स्टडी करेंगे, तो अलग अलग इंटरवल के लिए हो सकता है किसी इंटरवल के लिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन मिले, हो सकता है किसी इंटरवल के लिए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन मिले। और ऐसे बहुत सारे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और बहुत सारे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन इस पूरे बाइकोस्टो साइन एक्स में मिल सकते हैं। क्लियर। अभी हमने देखा कि कब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, कब डिक्रीजिंग होता है, कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है और कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, और कब कोई फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग होता है। हमने सारे के सारे केसेस अभी स्टडी किए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या किसी भी फंक्शन को ये डिसाइड करने के लिए कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, क्या हम हर बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? क्या हर बार ग्राफ ड्रॉ करना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो क्या ऐसी कोई अल्टरनेट मेथड है कि बिना किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किए हम बता दें कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ना? यस, देयर इज अ मेथड by which we can decide whether this function is increasing or decreasing. This is the method of derivative. यहाँ पर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इस मेथड को बोलते हैं डेरिवेटिव मेथड। डेरिवेटिव मेथड, by using derivative method we can easily find out that any function is increasing or decreasing और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आखिर ये मेथड है क्या। इसके कुछ स्टेप्स हैं, इसके टोटल 4 स्टेप्स हैं। अच्छे से चारों स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। जैसा नाम है इसका डेरिवेटिव मेथड, इसी से समझ आ रहा है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है fx, ठीक है, मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे ये बताना है कि वेदर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अगर हम डेरिवेटिव मेथड का यूज करते हैं तो सीधी सी बात है, इस फंक्शन का पहले डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे इसका f डैश x, है ना। आपको पता है व्हाट इज f डैश x? इट इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, और इसी को आप क्या लिखते हैं? d by dx। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये d by dx, किसी फंक्शन का d by dx कैसे डिसाइड कर लेगा कि कोई फंक्शन ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ना। तो कैसे डिसाइड होगा? लेट अस सी।
हमने क्या फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एफ डैश एक्स निकाला, मींस डी बाई डी एक्स निकाला फंक्शन का, है ना। अब ये कैसे डिसाइड करेगा, अगर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 मींस योर फंक्शन इज increasing. Okay, if f dash x is less than 0 means if the value of the derivative of the function is negative, then function is decreasing. आप मैथ्स के स्टूडेंट, आपको कोई चीज रटना नहीं, आपको समझना है। आपके दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन राइज हुआ होगा कि मुझे एक फंक्शन गिवन है, मैंने सिर्फ उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, मतलब डी बाई डी एक्स फाइंड आउट किया, बाय मुझे दिया था, मैंने उसका डी बाई डी एक्स और सिर्फ उसका साइन देख के, मतलब उसके डेरिवेटिव का साइन देख के, मतलब डी बाई डी एक्स अगर सीधी सी बात पॉजिटिव है तो फंक्शन हमने बोल दिया इंक्रीजिंग है, और अगर डी बाई डी एक्स निगेटिव है, मतलब डी बाई डी एक्स की वैल्यू अगर निगेटिव है, फंक्शन आपने बोल दिया डिक्रीजिंग। हाउ इट इज पॉसिबल, इसको समझने के लिए याद करिए हमने जब आपको डी बाई डी एक्स का कंसेप्ट समझाया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से पहले, जब हमने आपको जिस दिन बताया था कि व्हाट इज डेरिवेटिव का कंसेप्ट याद करिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स क्या है, इट इज अ रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज है, this is the rate of change, this is the instantaneous rate of change, ठीक है। याद करिए, अगर ये रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है मतलब आपका फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, और रेट ऑफ चेंज डिवाइड एफ डैश एक्स क्या है, दिस इज डी बाई डी एक्स, और ये मींस रेट ऑफ चेंज, दिस इज रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज इज ग्रेटर देन 0 मतलब रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, और जब रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। f dash x is less than 0 means rate, f dash x is rate of change means d by dx, और जब d by dx नेगेटिव होगा, रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होगा मतलब फंक्शन आपका डिक्लाइन हो रहा है, डीके हो रहा है, गिर रहा है। इसको फिगर से समझिए, लेट अस सी, अच्छे से देखिए। मैंने एक फंक्शन कुछ भी ऐसा फंक्शन लिया है, ठीक है, अच्छे से देखिएगा, ठीक। आपको पता है डी बाई डी एक्स क्या है, डी बाई डी एक्स इज अ स्लोप ऑफ अ फंक्शन एट एनी पॉइंट। आपका स्लोप ये है, इसी को आपने बोला था रेट ऑफ चेंज भी है, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इस पॉइंट पर फंक्शन में रेट ऑफ चेंज क्या होगा, जो इस टेंजेंट का स्लोप होगा, है ना, ठीक है। फंक्शन आपका अच्छे से देखिए, फंक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझिए। फर्स्ट टर्म एग्जाम में आपके 50% आए, सेकंड टर्म के एग्जाम में आपके 70% आए, एनुअल एग्जाम में आपके 90% आए, तो आपके परसेंट में जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो ये जो रेट ऑफ चेंज है आपके परसेंट में इंक्रीज हो रहा है, तो नेचुरली ये इंक्रीज कैसे हो रहा है, क्योंकि आपके इसमें ग्रोथ हो रही है, और जब ग्रोथ होगी तो आपको क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स पॉजिटिव मिलेगा। ये तो लिखा हमने कि जब रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है मतलब आपकी ग्रोथ हो रही है, और ग्रोथ हो रही है इसका मतलब फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, ठीक है। इसका अपोजिट कैसे समझिए, मान लीजिए आपके फर्स्ट टर्म में आपके 90% आए, फिर हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, आपके 90% से 75% आ गए, फिर एनुअल एग्जाम में आपके 45% आ गए, तो आपके परसेंट में चेंज तो हो रहा है ना, ठीक है। लेकिन ये चेंज क्या हो रहा है, आपका परसेंट डाउन हो रहा है, गिर रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, डीके हो रहा है आपके परसेंट में, तो आपका जो रेट ऑफ चेंज क्या होगा, वो गिर रहा है। यहां पर टेंजेंट का स्लोप कुछ और होगा, यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप कुछ और होगा, यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप क्यों कुछ और होगा, मतलब आपका रेट ऑफ चेंज कंटिन्यूअसली गिर रहा है। और जब रेट ऑफ चेंज आपका गिरेगा मींस वो नेगेटिव हो, और जब नेगेटिव हो तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो। फिगर से समझेंगे तो ऐसे, जब आपका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होगा तो फंक्शन इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज, और जब आपका रेट ऑफ चेंज डिक्रीज होगा, गिरने लगेगा, तो आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। आप समझ आया कैसे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव डिसाइड कर देता है कि वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। बात क्लियर।
नाउ लेट अस सी द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि अभी हमने f डैश x फर्स्ट स्टेप पे निकाला और उसका साइन देखा, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, अगर मान लीजिए उसका साइन देखने की कंडीशन नहीं आती है ना, आपको कोई इक्वेशन के फॉर्म में f डैश x फाइंड आउट हो गया, तो इक्वेशन के फॉर्म में तो आप उसका साइन नहीं बता सकते कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तब क्या करेंगे, तब f डैश x जो भी आएगा उसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। अब फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करके, फाइंड आउट क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। अब ये क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, चलिए देखते हैं, ठीक है। सपोज हमारा ये फंक्शन, ठीक, आपको पता है मैंने यहां क्या फाइंड आउट किया, f डैश x इक्वल्स टू 0 मींस d बाय dx इक्वल्स टू 0, और d बाय dx इक्वल्स टू 0 का मतलब आप जानते हैं क्या, d बाय dx क्या है, इट्स अ स्लोप ऑफ टेंजेंट, इट्स अ स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट के 0 होने का मीनिंग आप समझते हैं क्या हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी भी फंक्शन का स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होने का मतलब जानते हैं क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 कब होगा, सपोज ये पॉइंट है, दिस इज द टेंजेंट, है ना, सपोज ये पॉइंट है, दिस इज द टेंजेंट, ठीक है, और स्लोप आप सपोज करिए ये पॉइंट है, दिस इज द टेंजेंट, ये वो केस है जब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और स्लोप ऑफ टेंजेंट कब 0 होगी, हाँ, जब आपकी टेंजेंट क्या होगी, पैरेलल टू x एक्सेस, पैरेलल टू x एक्सेस आएगी तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और tan 0 क्या होगा, हाँ? क्या होगा, tan 0, ओके। सो इस कंडीशन में स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो जाएगी, और स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होने का मतलब हुआ कि आपकी जो टेंजेंट है वो x एक्सेस के पैरेलल हो गई, और यही पॉइंट कहलाता है टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट। इस पॉइंट पर आपके फंक्शन का बिहेवियर, इस पॉइंट पर आपके फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अब प्रैक्टिकली देखिए, यहां से यहां तक पूरा आपका फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन था, यहां से यहां तक आपका फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन था, और इसके बाद से आपका फंक्शन ये यहां से डिक्रीज होना शुरू हो गया। मतलब ये जो हमने क्रिटिकल पॉइंट लिखा था एक्चुअल में टर्निंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां फंक्शन का बिहेवियर, फंक्शन का नेचर चेंज होता है, तो हमें इन पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। दैट्स व्हाई अब समझ आया कि d by dx इक्वल्स टू 0 क्यों लिया, क्योंकि d by dx 0 लेने का मतलब है कि d by dx इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 को लेने का मतलब है कि आपकी जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल हो, और जब x एक्सिस के पैरेलल कब आएगी, वो पीक में आएगी, है ना। पीक में कहां पर आएगी, जिस पॉइंट पर आपके फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा, अपना नेचर चेंज करेगा, उसी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, 0 होगी। यहां देखिए आपका फंक्शन इंक्रीजिंग था, यहां से आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये वो पॉइंट है जहां पर फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है, और ऐसे ही पॉइंट को बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो सेकंड स्टेप पे आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिया, ठीक। अब यहां पर एक केस और बनेगा, सपोज देयर इज ए फंक्शन y इक्वल्स टू x क्यूब, सो dy अपॉन dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, लेट अस पुट dy dx इक्वल्स टू 0 मींस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मींस x इक्वल्स टू 0, है ना। यहां पर आपकी x की वैल्यू 0 हो रही है ना भाई, dy dx इक्वल्स टू 0 मतलब ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो रहा है ना, ये वो पॉइंट है जिस पर स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो रहा है। इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू 0 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका 0 होगा। लेट अस सी द ग्राफ, इसका ग्राफ देखिए, आपको पता है इस फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है, y इक्वल्स टू x क्यूब पर इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा ऐसा, है ना। अब देखिए ये फंक्शन कह रहा है कि x इक्वल्स टू 0 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा, नो डाउट दिस इज x इक्वल्स टू 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां 0 है विच इज पैरेलल टू x, कोई बात नहीं।
लेकिन क्या इस क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है जैसा यहां हुआ था, है ना? ये भी तो क्रिटिकल पॉइंट था। यहां फंक्शन ये स्लोप, इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 थी क्योंकि फंक्शन का नेचर चेंज हुआ था। जो फंक्शन इंक्रीजिंग चल रहा था, इस पॉइंट पे आकर डिक्रीजिंग हो गया। इसीलिए यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हुआ था क्योंकि टर्निंग पॉइंट है ना, यहां से फंक्शन का नेचर चेंज हो जाता है। ये स्टेप करेंगे। लेकिन यहां पर सही बात है, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो 0 हुआ, पर क्या फंक्शन का नेचर चेंज हुआ? नो। यहां से यहां तक ये फंक्शन क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा था, और अगेन x इक्वल्स टू 0 के बाद भी फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो क्रिटिकल पॉइंट तो ये है, क्रिटिकल पॉइंट तो है, ये है, लेकिन इस पॉइंट पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज नहीं हो जाता। और ऐसे पॉइंट्स को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब यहां पर आपका जो टेंजेंट का स्लोप है वो 0 होगा, लेकिन फंक्शन का बिहेवियर चेंज नहीं होगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। दिस इज आल्सो क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज आल्सो अ क्रिटिकल पॉइंट। यहां पर भी स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा, यहां पर भी स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा, लेकिन यहां पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज होगा। दैट्स व्हाई इट इज क्रिटिकल पॉइंट। बट यहां फंक्शन का बिहेवियर चेंज नहीं होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है, फिर भी फंक्शन का बिहेवियर चेंज नहीं होगा। यहां भी इंक्रीजिंग था, आगे भी इंक्रीजिंग रहेगा। तो ऐसे ही पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्लियर। अब चलिए लेट अस कम टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? सेकंड स्टेप पर अभी हमने डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पुट किया, है ना? मतलब सीधी सी बात है, डी बाई डी एक्स टू 0 लिखने का मतलब है कि हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिन पॉइंट के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट 0, मतलब हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। सपोज आपको क्रिटिकल पॉइंट मिले C1, C2 एंड C3, है ना? और मैंने इनको, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, ऑर्डर से लगा दिया, मतलब 3 पॉइंट्स मिले हैं, एक C1 मिला, एक C2, एक C3। थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे? अच्छे से देखिएगा। एक नंबर लाइन बनाएंगे। अब उस नंबर लाइन में ये सारे पॉइंट्स को, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, इन सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट कर देंगे। अब आपके पास कितने इंटरवल बने? एक इंटरवल ए, एक इंटरवल ए, एक इंटरवल ए, एक इंटरवल ए। ठीक है, अब करना क्या है? कैसे डिसाइड करना है? अब करना क्या आगे? आपको हर इंटरवल से एक वैल्यू लेना है। ये क्या है? दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर आपके फंक्शन का टेंजेंट का स्लोप 0 हो रहा है, मतलब ये टर्निंग पॉइंट है। यहां इन पॉइंट्स पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो हम पता लगाएंगे कि इन पॉइंट्स पर फंक्शन का बिहेवियर क्या हो रहा है, प्लस पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? जो हमारे पास ये डी बाई डी एक्स है ना, इसको मैं एफ डैश एक्स भी लिख सकता हूं। तो अब अगले इसी स्टेप पे क्या करेंगे? हम एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे। किसके लिए? कोई वैल्यू ये फर्स्ट इंटरवल से डिसाइड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इंटरवल यानी माइनस इंफिनिटी से C1 के बीच की एक वैल्यू, यहां इस इंटरवल से एक वैल्यू लेंगे और एफ डैश एक्स निकालेंगे। अगर ये पॉजिटिव है, इफ दिस इज पॉजिटिव, देन इस इंटरवल के लिए आपका फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग। ओके, क्लियर? ठीक, अब अगले स्टेप पे क्या करेंगे? एफ डैश एक्स, अगेन हम क्या इसकी वैल्यू निकालेंगे? इस बार अगली बार क्या करेंगे? इस इंटरवल से एक वैल्यू लेंगे, इस इंटरवल से C1 और C2 के बीच की एक वैल्यू लेंगे, यहां की एक वैल्यू लेंगे। ठीक है, बिटवीन C1 एंड C2, और एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट, यहां से कोई पॉइंट लेंगे। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये निगेटिव आ गया, तो ये फंक्शन यहां पर क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे? अगेन एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस बार जो वैल्यू लेंगे किसके बीच की लेंगे? C2 एंड C3 के। सपोज अगेन पॉजिटिव आ गया, तो यहां फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा।
ठीक है। और लास्ट में लास्ट इंटरवल हमारे पास बचा C3 और इंफिनिटी वाला इंटरवल। तो अब हम f डैश x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किस इंटरवल के लिए, C3 एंड इंफिनिटी, मतलब इस इंटरवल की एक वैल्यू लेंगे, यहाँ कहीं की एक वैल्यू लेंगे। सपोज इसके लिए फंक्शन आपका नेगेटिव आया तो यहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये बात क्लियर। जनरली ऐसा ही आता है कि एक के लिए अगर मान लीजिए इसके लिए पॉजिटिव आया तो इसके नेगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए नेगेटिव, मतलब सीधी सी बात है कि ये इस इंटरवल पे फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, ये पॉइंट ऑफ एक क्रिटिकल पॉइंट होगा, यहाँ पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज होगा, ये अगले इस इंटरवल के फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव, रेट ऑफ चेंज क्या नेगेटिव, और रेट ऑफ चेंज नेगेटिव कब होता है जब फंक्शन डिक्लाइन होगा। अगेन इसके बाद से फंक्शन पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होने का मतलब फंक्शन हमेशा क्या होगा, यहां से इंक्रीज होगा। आप समझ आया, वैसे ऐसा ही पैटर्न मिलता है। ठीक, ये बात क्लियर है, थर्ड स्टेप क्लियर हुआ। अब मुझे वो सारे इंटरवल का फाइनल डिसीजन मिल गया कि किस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। क्लियर, थर्ड स्टेप क्लियर, ओके। अब यहां पर फाइनल रिजल्ट कैसे लिखेंगे, रिजल्ट देखिए कैसे लिखा जाता है। जिस इंटरवल पे फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, जिस इंटरवल पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है उसको आप कैसे लिखेंगे। जैसे यहां पर इंक्रीजिंग है, यहां पर इंक्रीजिंग है, तो आप लिखोगे कंक्लूजन, लास्ट में कंक्लूजन कैसे लिखोगे, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, इंटरवल माइनस, तो आप लिखोगे हम माइनस इंफिनिटी से C1 और सर किस पर इंक्रीजिंग है, इस पर है, तो सर लिखोगे C2 से C3 यूनियन करके लिखोगे और यहां लिखेंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, और यहां पर डिक्रीजिंग है, यहां पर डिक्रीजिंग है, तो ये इंटरवल यूनियन ये इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग। मामला क्लियर, ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ओके। एक लास्ट केस, एक लास्ट केस और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आपको जितने भी क्रिटिकल पॉइंट मिले C1, C2, C3 है ना, आपने और ये इंटरवल मिले माइनस इंफिनिटी, मतलब आपको 1 2 3 4 टोटल 4 इंटरवल मिले। ठीक, जब आपने फंक्शन के बिहेवियर की स्टडी की तो आपने फाइंड आउट किया कि यहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग है, यहाँ डिक्रीजिंग है, यहाँ भी डिक्रीजिंग है, यहाँ इंक्रीजिंग है। ऐसा भी हो सकता है कुछ रेयर केसेस में। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या हुआ, इनका मतलब ये हुआ कि फंक्शन यहाँ इंक्रीजिंग था और यहाँ अगेन फंक्शन डिक्रीजिंग है, और इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग, यहां भी डिक्रीजिंग, यहां भी डिक्रीजिंग, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट तो है, क्रिटिकल पॉइंट तो है, लेकिन फंक्शन का बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा। और अभी हमने लर्न किया था कि ऑल दोज क्रिटिकल पॉइंट्स वेयर द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन इज नॉट चेंजिंग, दीज पॉइंट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो यहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा एक। ठीक है, क्यों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, एक क्रिटिकल पॉइंट तो है, लेकिन यहां पर इसके दोनों तरफ फंक्शन का बिहेवियर सेम है, मतलब फंक्शन का बिहेवियर इस पॉइंट पर चेंज नहीं हुआ। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग था तो इस पॉइंट के को क्रॉस करने के बाद ये डिक्रीजिंग ही रह गया, मतलब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, क्लियर। अब जो कुछ हमने लर्न किया है उसको हम एक एग्जांपल से, लेट अस टेक द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, आपका जो फंक्शन है f(x) = 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x। दिस इज योर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को डिसाइड करना है कि किस इंटरवल पर ये क्वेश्चन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, we have to find out those intervals। चलो, फर्स्ट स्टेप क्या कहती थी, फर्स्ट स्टेप क्या कहती है कि you have to find out d by dx। हमने ठीक है इसका d by dx निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 x²
माइनस 6x माइनस 36। फर्दर इसको सॉल्व करके 6 कॉमन लेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ओके, सेकंड स्टेप क्या कहती थी, याद करिए कि सेकंड स्टेप कहती थी कि dy dx इक्वल्स टू 0 लिखिए और क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करिए। यही थी ना सेकंड स्टेप कि पुट dy dx इक्वल्स टू 0 एंड सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। ओके, सो लेट अस we will solve it। 6x square minus x minus 6 equals to 0. It can be written as x square minus x minus 6 equals to 0। क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए x square minus 3x और plus 2x minus 6, that is x minus 3 plus 2 x minus 3 equals to 0 means x minus 3 and x plus 2 equals to 0. The critical points are 3 and minus 2. Okay, these are the critical point of the function। इन points पर आपके function का rate of change, इन points पर क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा। मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज होगा, जहां फंक्शन का नेचर चेंज होगा। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या किया था, हमें अभी क्या मिले, क्रिटिकल पॉइंट क्या मिले हैं, -2 एंड 3 क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं। तो थर्ड स्टेप पे क्या करते थे, हम इन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे। तो दिस इज 0, ठीक है, दिस इज -2 1 2 3 और दिस इज 3। हमें कितने इंटरवल मिलेंगे, अच्छे से देखिए, एक इंटरवल मुझे मिलेगा -∞ से 2 का, एक इंटरवल मिलेगा मुझे 2 से 3 का, और एक इंटरवल मिलेगा 3 से ∞ का, है ना। क्रिटिकल पॉइंट -2 और 3 है, मतलब ये वो पॉइंट्स हैं, दीज आर द पॉइंट्स वेयर द नेचर ऑफ द फंक्शन इज चेंज। ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो इन पॉइंट्स के इस तरफ फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, इस पॉइंट के इस तरफ कैसा है, इसके इस तरफ कैसा है, इसके इस तरफ कैसा है, हम डिसाइड करेंगे। फोर्थ स्टेप पे हमने क्या किया था, अब हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या है, f' क्या था, f' हमने निकाला था 6x² माइनस x माइनस 6, यही था, f' था। अब यहां पर एक वैल्यू हम इस इंटरवल से लेंगे, आप अपने मन से कोई भी वैल्यू लोगे, मतलब वी आर गोइंग टू फाइंड आउट f'। किस पॉइंट पे फाइंड आउट करें, -∞ से -2 के बीच में। सपोज मैंने ले लिया -3, चलो -3 तो 6 -3 का स्क्वायर माइनस प्लस 3 एंड -6 क्या आएगा, 6 क्या आ जाएगा, +9 +3 -6, दैट इज क्या होगा, 6 into 6 that is 36, which is greater than 0। इस इंटरवल के लिए आपका फंक्शन क्या आया, फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू मींस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, क्लियर। अब एक वैल्यू इस इंटरवल की लेंगे, यही लर्न किया था ना अपन ने, जितने इंटरवल आएंगे हर इंटरवल के लिए एक वैल्यू लेके टेस्ट करेंगे। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ f' फॉर द वैल्यू बिटवीन these 2 points। क्या ले लें यहां पर, अच्छे से देख लीजिए। चलो हम 0 ही ले लेते हैं, 0 लिया हमने, 0 लेने पर क्या आएगा, 6, दिस इज 0, दिस इज 0 -6, दैट इज -36, which is less than 0, means function is decreasing in this interval। क्लियर, इस इंटरवल के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग, and the last and final interval is 3 to infinity। We will find out the value of the function of x, derivative of x, for the value between this interval 3 और infinity के बीच। सपोज मैंने एक वैल्यू 4 ले लिया, चलिए 6 4 का स्क्वायर -4 -6, let us solve with 6, that is 16 -4 -6, that is 6, 16 minus 10, that is 6 plus 36 which is greater than 0, यानी again function increasing। okay,
हमने तीनों इंटरवल के लिए पता लगा लिया, यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग आया, यहाँ पर इस इंटरवल के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ, इसके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ। मतलब इस इंटरवल पे फंक्शन बढ़ रहा है, यहां से फंक्शन कम हो रहा है, यहां से फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, अब फाइनल कंक्लूजन फोर्थ स्टेप क्या है? कंक्लूजन लिख दो। व्हाट इज कंक्लूजन? फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां है? किस किस इंटरवल के इंक्रीजिंग है? जहां जहां इंक्रीजिंग है उस इंटरवल के लिए आप लिख दो इंक्रीजिंग माइनस इंफिनिटी टू -2 इस फंक्शन में, और लास्ट वाले में किसमें? 3 to infinity, दोनों के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग। सो वी हैव रिटन हियर -infinity to -2 दिस इंटरवल यूनियन दिस इंटरवल, इन दोनों के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां मिल रहा है? एक इंटरवल के लिए, कौन सा? -2 to -2। Okay, so this is the method. By using derivative method we can find out whether the function is increasing or decreasing for which interval. ठीक है, इस मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बिना उसका ग्राफ ड्रॉ किए। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट।